गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट बी की बात करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेट ए को कर चुके हैं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, व्यापार चक्र, मांग का सिद्धांत। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, ट्रेड सर्कल, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है वो थ्योरी ऑफ डिमांड की जाती है, जबकि जो नेशनल इनकम है, एग्रीगेट डिमांड है, ट्रेड साइकिल है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, थ्योरी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु यानी उपभोक्ता को संतुलन बिंदु कब प्राप्त होता है? एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल है पी एक्स अपॉन पे वाई के। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल है पी एक्स अपॉन पी वाई। एम आर एस एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, नन ऑफ अबव। हम जानते हैं कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब मार्जिन सब्स्टिट्यूशन जो रेट होती है वो इक्वल होती है पी एक्स अपॉन पी वाई के। पी एक्स अपॉन पी वाई का मतलब है एक्स वस्तु का प्राइस और वाई वस्तु का प्राइस बराबर होनी चाहिए मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। और ये हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। एक कंज्यूमर उस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है जब बजट लाइन का मतलब है दो वस्तुओं के दिए हुए प्राइस पर एक उपभोक्ता की इनकम कितनी, एक उपभोक्ता अपनी इनकम से कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है, उस पर जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है एक कंज्यूमर की वो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो करता है, और जो बजट लाइन है वो पी एक्स अपॉन पी वाई को शो करता है। तो जहाँ पी एक्स अपॉन पी वाई बराबर होता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आगतों का वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है? लाभ, हानि, उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू गुड इज कॉल्ड प्रॉफिट, लॉस, प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। आगतों को वस्तुओं में परिवर्तन उत्पादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की अवस्था होती है। यानी कि जब सीमांत उत्पादन एमपी घट रहा होता है तो उस टाइम पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो कैसा होता है, टीपी कितना होता है। तो जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन वो घटती दर से बढ़ता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज? जो हमारा एमपी है वो डिक्रीज हो रहा है, उस टाइम पे टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है लेकिन घटती दर से इंक्रीज होता है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 5, औसत स्थिर लागत किसके द्वारा प्रकट की जाती है? रेक्टेंगल, हाइपरबोला, एक्स एक्स समांतर एक सरल रेखा, वाई एक्स समांतर सरल रेखा, यू आकार वक्र। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज एक्सप्रेस बाय रेक्टेंगल, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बाय यू शेप कर्व। एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है। अगर हम डायग्राम से देखें तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो हाइपरबोला होती है, रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये ना तो ओ एक्सिस को टच करती है ना ही ओ वाई को, कभी भी शून्य नहीं होती। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स। औसत लागत वक्र होता है सीधी रेखा यू आकार। जो औसत लागत होता है एसी वक्र होता है वो यू आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। लॉ ऑफ सप्लाई इट्स स्टेट दैट वेयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 9, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का ढलान है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज लॉन्ग मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव। मार्जिन यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो
सीमांत उपयोगिता है वो कुल उपयोगिता का ढलान होती है, और जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एज द मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। बोथ आर करेक्ट, तो आंसर विल बी ए। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, विलासिता वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, ये बिल्कुल सही है। जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो मांग लोचदार कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की वजह से, तो मांग को हम तब लोचदार कहते हैं। अगर मांगी गई मात्रा में कम चेंज होता है जबकि कीमत में अधिक चेंज होता है तो उसे हम बेलोचदार कहेंगे। तो जो आर है वो गलत है जबकि ए है वो सही है। तो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। उत्पादन, कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत हमें निकालना है, जबकि उत्पादन और कुल लागत गिवन है। तो जब उत्पादन 0 होता है उस टाइम पे जो कुल लागत होती है वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट भी होती है। हमें कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और एमसी निकालनी है। उसके लिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए। तो टोटल फिक्स निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि 0 जब उत्पादन होता है तो उस टाइम पे जो लागत होती है वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। तो 0 पॉइंट पर जब उत्पादन 0 होता है उस टाइम कुल लागत है वो 12 है। इसका मतलब जो फिक्स कॉस्ट है हमारी वो 12 है। तो उस टाइम पे जो हमारी परिवर्तनशील लागत होगी वो 0 होगी, और जो सीमांत लागत है एमसी है वो हमारी डैश होगी, 0 ही होगी। तो कुल लागत जब 18 है और जब हम उत्पादन 1 इकाई का करते हैं उस टाइम जो हमारी कुल लागत है वो 18 है, और जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी 12 ही रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़े या कम हो जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहती है। तो इस टाइम पे जो हमारी परिवर्तनशील लागत होगी वो 6 होगी, क्योंकि 18 कुल लागत है उसमें से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो कुल परिवर्तनशील लागत 6 होगी। ऐसे ही जब हम 21 में से 12 माइनस करेंगे तो जो हमारी कुल परिवर्तनशील लागत होगी वो 9 होगी। तो ऐसे ही जब हम एमसी निकालते हैं, एमसी होती है कि कुल लागत में से जो भी चेंज होता है वो हमारी एमसी कहलाती है। तो 18 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा जो लागत आएगी वो 6 आएगी। ऐसे ही जब 21 में से हम 18 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 होगा। इस तरह हम कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन से, सामान्य कीमत से, जीडीपी में वृद्धि से, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन चारों के बारे में स्टडी की जाती है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। मैक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न विद लेवल ऑफ आउटपुट of goods and service in economy, the general price level, GDP growth, all of these। तो जो आंसर है वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी वस्तु अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। वस्तुएं कई तरह की होती हैं, जिनमें से जो अटिकाऊ है, अटिकाऊ का मतलब होता है जो टिकाऊ वस्तु की तरह ही होती है, यानी कि कुछ समय तक वो चलती हैं, जबकि टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, और गैर टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं वो जो एक बार ही यूज करने से नष्ट हो जाती हैं। जैसे सब्जी है, दूध है, वो एक बार कंज्यूम करने से थोड़े समय बाद ही वो ख़राब हो जाती हैं, वो हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जो लंबे समय से चलती है, जैसे हमारा फर्नीचर है, फ्रिज वगैरह है, जो लंबे समय तक चलते हैं, जबकि जो अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं वो कुछ टाइम के लिए चलती हैं। तो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं रेडियो, कपड़े, दूध, पेट्रोल। दूध और पेट्रोल है वो हमारे गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, दूध और पेट्रोल गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, और रेडियो है वो हमारी टिकाऊ वस्तुएं हैं। जो अटिकाऊ वस्तुएं हैं वो हमारे कपड़े हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, क्लॉथ। विच ऑफ द फ्लोइंग गुड्स इज सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑप्शन है वो है रेडियो, क्लॉथ, मिल्क एंड पेट्रोल। मिल्क एंड पेट्रोल है वो गैर टिकाऊ वस्तुएं हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, जबकि जो रेडियो है वो ड्यूरेबल गुड्स है, और जो क्लॉथ है वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, परिवार की आय किस चर का उदाहरण है। स्टॉक प्रवाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनकम ऑफ ए फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। स्टॉक फ्लो, बोथ
ए और बी, नन ऑफ दीज। हम जानते हैं जो इनकम होती है वो एक फ्लो होता है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। इनकम ऑफ फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लो वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 21, साख नियंत्रण से अभिप्राय है। साख का संकुचन, साख का विस्तार, साख का संकुचन और विस्तार, साख का संकुचन और विस्तार। क्रेडिट कंट्रोल मीन्स ओनली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मनी। तो हम जानते हैं जो साख का नियंत्रण होता है वो उससे अभिप्राय होता है साख का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, साख का संकुचन। क्वेश्चन नंबर 22, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, कथन किसका है? ऑप्शन गिवन है मार्शल, केन्ज, जेबीसी, रॉबिन्स। हुज स्टेटमेंट इज दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जो कथन है वो जेबीसी का है, इसलिए पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, इसे हम से का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दो अक्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में यदि उपभोग आय के बराबर औसत बचत प्रवृत्ति होगी, यानी कि अगर आय है, इनकम है, वो कंजप्शन के इक्वल है, तो उस समय बचत प्रवृत्ति कितनी होगी? जब इनकम कंजप्शन के इक्वल है, यानी कि जितनी भी इनकम आप एक उपभोक्ता के पास है उसने सारी की सारी इनकम खर्च कर दी है, इससे प्राय उसने सेविंग कुछ भी नहीं करी है, तो उस समय जो हमारी औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि APS होगी वो 0 होगी। दो बंद अर्थव्यवस्था में उपभोग आय के बराबर होने से जो औसत बचत प्रवृत्ति है वो 0 होगी। इन ए टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इफ कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 24, वह सरकार के लिए संपत्ति बनाता है। एक्सपेंडिचर क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। ऐसे एक्सपेंडिचर जो सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोला जाता है। ऐसा वह जो सरकार के लिए संपत्ति बनाता है उसे हम पूंजी बोलते हैं, तो जो आंसर होगा वो पूंजी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC इक्वल 1 है तो गुणक की वैल्यू क्या होगी? तो गुणक की वैल्यू अनंत होगी, क्योंकि जो गुणक होता है वो 1/1 माइनस MPC होता है। तो अगर 1 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर होता है वो इन्फिनेटिव के इक्वल होता है। तो जो MPC है वो अनंत होगी। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल 1 देन द मल्टीप्लाई विल बी इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 26, छात्रवृत्ति एक राजस्व व्यय है। बिल्कुल सही है। जब सरकार किसी भी स्टूडेंट को छात्रवृत्ति देती है तो सरकार को खर्च होता है और उससे किसी पर संपत्ति का निर्माण नहीं होता। बिल्कुल सही है। छात्रवृत्ति से किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। बिल्कुल सही है। दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो ए होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।